एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर है सेकंड, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, यानी कि अदृश्य जीवित दुनिया, बियॉन्ड आवर नेक्ड आई, हमारी खुली आंखों से परे, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी नंगी आंखों से परे, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया जाएगा, उसके साथ ही जो सेल्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। इनविजिबल्स यानी कि जो हमें ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे आसपास है, जिसे हमें नहीं देख पाते, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। लाइक जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, इस तरह से ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसके साथ ही हम सेल्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हैव यू एवर वंडर व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल, कि क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके आसपास की जो अदृश्य चीजें हैं वो दृश्य हो जाए तो आप क्या देख पाएंगे। ठीक है, यदि आपको दिखाई देने लग जाए तो फिर आप क्या देख पाएंगे, आप क्या देखेंगे। या हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज the way you think about size, complexity, or even what counts as living। और आपको क्या लगता है कि इस छिपी हुई दुनिया के बारे में आपका जो अवलोकन है, जो आपका आकार है, जो आपकी जटिलता है, और जो आप चीजों के बारे में आपकी सोच को ये कैसे बदल सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि आप इसको किस तरह से आप इसमें काउंट करेंगे कि जो ये लिविंग है, सजीव है। हैव यू थॉट हाउ दिस टीनी लिविंग बीइंग इंटरेक्ट टू ईच अदर, और क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटे जीव हैं ये किस तरह से आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट है, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ मिलके जैसे रहते हैं। ठीक है, जैसे हम प्लांट्स और ह्यूमन और एनिमल आपस में तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट है, वो खाना बनाते हैं, हम उसको खाते हैं, एनिमल्स हमें जो खाना देते हैं, इस तरह से। तो ये भी किस तरह से आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे शेयर योर क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव ए सर्टेन साइज। जो ह्यूमन आई है, इनकी मानव की जो आंखें हैं वो केवल एक निश्चित आकार की वस्तुओं को ही देख सकती है, या फिर उससे जो बड़ी है उन आंखों, उन चीजों को ही देख सकती है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय पहले, मैनी टीनी थिंग्स अराउंड एज रिमाइंड अननो, कि हमें मालूम है कि जब भी बहुत सारी जो सूक्ष्म चीजें हमारे चारों तरफ, यानी जो उपस्थिति, वो अनजान अनजान थे हम उनसे। लॉन्ग एगो, फिर पहले, people discovered that a crude piece of glass could make small thing look bigger, कि लोगों ने जो डिस्कवर किया, आविष्कार किया, एक क्रूड पीस ऑफ ग्लास, एक कांच के टुकड़े को, जो मुड़े हुए कांच के टुकड़े का, जिसमें स्मॉल चीजें यानी कि जो छोटी वस्तु है वो बड़ी दिखाई दे। तो द पीस ऑफ ग्लास वाज शेप लाइक ए टेन लेंटाइल सीड, जो पीस है, यानी कि जो पीस है यहाँ पर, जो कांच का टुकड़ा है वो लैंटाइड सीड के शेप का था। थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एज, हेंस दे आर कॉल्ड ए, इट इज ए लेंस। जो बीच में से तो मोटा और किनारों से पतला था, वो उसे क्या कहा गया, लेंस, यानी कि लेंस कहते थे। ओवर टाइम, समय के साथ, लेंस वर इम्प्रूव बिकम मोर पावरफुल, यानी कि लैंप्स के अंदर यहाँ पर जो प्रगति हुई, इनको इम्प्रूव किया गया, सुधारा गया और इनको पावरफुल बना दिया गया, यानी कि और शक्तिशाली बना दिया गया, ताकि हम अच्छे से और भी अच्छे से इसके अंदर देख सके चीजों को। ईच न्यू टूल से, हर नया औजार, फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाई ग्लास टू माइक्रोस्कोप, जो सिंपल मैग्नीफाई ग्लास था उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेंज कर दिया गया। हेल्प वुमेन सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट, अब ये इसमें मदद की, इससे मदद हो जाती कि जो वुमेन आंखें नहीं देख पाती थी वो माइक्रोस्कोप की मदद से अब हम देख पाते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन ए fascinating hidden world filled with a teeny living creature। जो माइक्रोस्कोप की खोज थी, वो जो छुपे हुए संसार के अंदर जो छोटी वस्तुएं थी उनको देखने में इसमें मदद मिली। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर, अब हम इस अध्याय के अंदर कुछ और ज्यादा जो अच्छे से हम जानेंगे इस जीवन के बारे में, यानी कि सूक्ष्म जीव के बारे में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग, आप पहले से ही जानते हो कि जो हमारी आसपास एक सजीव जीवों की वैरायटी के बारे में। जस्ट लुक अराउंड, जो हमारे चारों तरफ अगर आप देखोगे अपनी चारों तरफ, देर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल, की बहुत सारे सुंदर पौधे और जानवर
है। दे आर ऑल ऑफ ऑल शेप साइज एंड कलर्स, इन सभी के जो शेप है, साइज है एंड कलर्स है, ठीक है, सबका अपना अपना आकार है, आकृति है और रंग है। सम लिविंग बींग्स आर टीनी व्हाइल अदर आर रियली बिग, कुछ जो सजीव चीजें हैं वो छोटी है जबकि कुछ बड़ी है। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट आल्सो मैनी अदर फ्यूचर, ये इनकी जो संरचना से ही अलग नहीं करते बल्कि कुछ अदर इसके जो फीचर भी है, कुछ और भी इसके जो फीचर है, गुण है, जिसके कारण ये अलग है आपस में एक दूसरे से। ऑल दीज लिविंग बींग्स, ये सभी सजीव जीव, वेदर प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी जो लिविंग बींग्स है, सजीव जीवे हैं, प्लांट्स है और एनिमल्स है, ये सभी क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर यहाँ पर आप काउ, बैफेलो, कैमल्स ये काउंट नहीं करोगे, इसके साथ जितने भी बर्ड्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, और जो पैट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, ये कि जितने भी ह्यूमन को छोड़ के जो भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स है यानी कि एनिमल्स है, वो सारे यहाँ पर एनिमल्स में काउंट किए गए हैं। इसलिए जो एनिमल्स और प्लांट्स या ह्यूमंस जो भी है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेक्ड आई, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो स्मॉलेस्ट यानी कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है हमारी चारों तरफ, वो विजिबल है नेक्ड आई, खुली आंखों से, क्या हम उसे देख सकते हैं। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। हाउ स्मॉल ए थिंग कैन योर आई एक्चुअली सी, कि आपकी जो आंखें हैं वो कितनी छोटी चीजों को देख सकती है, यानी कि वास्तविक कितनी छोटी चीजों को देख सकती है। तो यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लास, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो पढ़ने के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर, किस तरह उनसे इससे अच्छा दिखाई देता है। और व्हाट हैपन व्हेन वी यूज ए मैग्नीफाई ग्लास टू ऑब्जर्व सम थिंग, कि क्या होगा अगर हम इस मैग्नीफाई ग्लास का प्रयोग कुछ ऑब्जर्व करने के लिए करें, यानी कि कुछ अवलोकन, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर कि कुछ अगर हम इस ग्लास का प्रयोग कुछ देखने के लिए करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपके अब एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर अब हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक्टिविटी के अंदर आपका बता रखा है कि आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, ठीक है, यानी कि गोल जो बॉटम नीचे से जैसे गोल हो एक तरह से फ्लास्क लेना है ग्लास का, ठीक है, कांच का, और उसके अंदर आपको क्या करना है, वाटर फिल कर देना है। और वाटर फिल करके फिर आपको इसका जो माउथ है वो क्लोज कर देना है, ठीक है, यानी कि इसकी जो कैप वगैरह है वो क्लोज कर देने की, जो फ्लास्क से आपको जो फ्लास्क है उसको एक कोर्क से क्लोज कर देना, ठीक है। फ्लास्क के साथ कोर्क आती है क्लोज करने के लिए, तो उसको जो कोर्क बोलते हैं। जिस तरह से आप अगर आपके पास कुछ हो रहा है जैसे इस तरह से मेटल कुछ अदर कंटेनर वगैरह, तो उससे जैसे क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद ताकि इसमें से पानी ना निकले, तो प्लेस ए फ्लास्क ऑन ए ओपन बुक, अब इसको एक ओपन बुक के अंदर रखेंगे, इनकी खुली हुई किताब के ऊपर अब इसे रखेंगे। तो रखने के बाद लुक एट ए लेटर थ्रो इट, तो आप यहाँ पर इसमें से जो लेटर देखोगे जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है, ये कांच का जो एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और बुक के ऊपर इसको रख रखा है। तो आप देख सकते हो बुक के अंदर यहाँ पे जो इसके जो लेटर है वो कितने स्मॉल है, लेकिन इसके अंदर आपको ये बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, तो आपने यहाँ पर कुछ रोचक नोटिस किया है। क्या रोचक नोटिस किया कि द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सी थ्रू द फ्लास्क, कि फ्लास्क के अंदर जो लेटर है जो अक्सर है वो बड़े दिखाई दे रहे हैं। दिस हैपन बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट लाइक ए मैग्नीफाई ग्लास, और ये क्यों हो रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ग्लास के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, फ्लास्क के अंदर पानी भरा हुआ है, और फ्लास्क के अंदर पानी भरने के बाद ये एक मैग्नीफाई ग्लास का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक तरह से एक लेंस का काम कर रहा है, एक तरह से एक लेंस बन गया। नाउ यूज ए रियल मैग्नीफाई ग्लास, लेकिन अब हम एक जो वास्तविक मैग्नीफाई ग्लास लेते हैं और उसके अंदर अब हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, लाइक आंट, जैसे एक चीटी, ठीक है, एक चीटी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, उसको देखेंगे। तो वेयर यू एबल टू सी द डिटेल ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, अब आपको इसके जो बॉडी के पार्ट्स है वो आसानी से दिखाई दे रहे हैं, क्लियरिटी, साफ सुथरे अच्छे से आप इसके एक एक बॉडी पार्ट्स को देख सकते हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से ही, पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टीनी ऑर्गेनिज्म अराउंड दम डैम, कि जो लोग हैं उसमें पहले से ही जो छोटे जीव है जो चारों तरफ, उसकी जिज्ञासा है जानने के लिए। बट दे कुड नॉट सी दैम विद देयर नेक्ड आई, लेकिन वो उसे अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। सो इसलिए हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, इसलिए हमने यहाँ पर जो इनविजिबल वर्ल्ड है, यानी कि अदृश्य है जो संसार है, फाइनली यहाँ पर क्या डिस्कवर किया है। डू यू नो, आप क्या जानोगे, विच साइंटिफिक डिस्कवर हेल्प अस सी
द टीनी वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जो साइंटिस्ट ने किसकी मदद से पहली बार जो टीनी जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है उसको देखा। तो हैव एवर हेड ऑफ, यानी कि आपने सुना होगा इन 1665, यानी कि 1665 में जो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक पब्लिक से बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया, कि इसने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। ही वाज ए केयरफुल ऑब्जर्व एंड ए स्किल आर्टिस्ट, जो एक ही बहुत ही कौशल कलाकार और उसके साथ ही अवलोकन साइंटिस्ट था। इन दिस बुक, इस बुक के अंदर इसने he saw detailed drawing of teeny things that people had never seen before. Thing he saw using a tool we now call a माइक्रोस्कोप। इसने माइक्रोस्कोप के अंदर पहले कुछ जो टीनी ऑर्गेनिजम्स को देखा और देखने के बाद उन टीनी ऑर्गेनिजम्स का इस बुक के अंदर इन्होंने ड्राइंग बना दी, ठीक है, उसके जो चित्र बना दिए, जो माइक्रोस्कोप जिस यानी कि जिस टूल से इसने देखा था उसे, जिसे आज हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। दिस माइक्रोस्कोप मेड थिन लुक 200 टू 300 टाइम्स बिगर, यानी कि जो इसका माइक्रोस्कोप से जो देखते हैं तो माइक्रोस्कोप जो टीनी चीजों को 200 से 300 गुना बड़ा दिखाता है। देन कैन what one could see with the unaided eye. One day he looked at a thin slice of pork and saw it was made of the many small empty space. This compartment reminded him of a honeycomb. एक दिन इसने इसी तरह से एक जो प्लांट, ठीक है, इनकी ट्री की जो कोर्क कोर्क इनकी जो छाल बोलते हैं, ठीक है, जो प्लांट की जो छाल होती है, स्टेम के ऊपर जो छाल लगा होता है, उसका जो छाल की जो थिन स्लाइस ली, एक टुकड़ा लिया और उसको इसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसके अंदर वहां पर इसे एम्प्टी स्पेस, कुछ जो खाली जो स्पेस सा दिखाई दिया, और उससे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे, ठीक है, जो बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे। तो इसने इसको देखा और इसे देखने के बाद इसने जो स्मॉल स्पेसिस थे, इस स्मॉल स्पेसिस उसको नाम दिया सेल, उसे इसने कोशिका कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला संसार में जो पहला एक साइंटिस्ट था, यानी कि इसने जो साइंस यानी कि विज्ञान के अंदर जो सेल का यानी कि कोशिका शब्द की जो खोज की थी, और डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और डिस्क्राइब किया था कि जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की एक सूक्ष्म इकाई है। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, इसी समय के लगभग 1660 में एंटोनी वान ल्यूवहोक, ए डच साइंटिस्ट, यानी कि एंटोनी वान ल्यूवहोक जो डच साइंटिस्ट था, मेड ए बेटर लेंस दैट अलाउ हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप, कि इसने लेंस से बेटर एक माइक्रोस्कोप बनाया, कि लेंस से जो और ज्यादा लेंस का प्रयोग करके, अच्छे लेंस से इसने जो और ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट कर दिया, इनकी माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग किया, ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टीनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। यह पहला जो व्यक्ति था जिसने डिस्क्राइब कर दिया था, यानी कि जो छोटी चीजों को देखने के लिए यानी कि माइक्रोस्कोप बना दिया गया था, बना दिया, जैसे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और ब्लड सेल रक्त कोशिकाओं को देखने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसे जो माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव का पिता कहा जाता है, ठीक है, कहा गया है। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ये दिखा रखी है, तो ये आप जो ए के अंदर ये जो बुक है जो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी, इसके अंदर इसने डायग्राम ड्रॉ किया था, ये जो माइक्रोस्कोप, ठीक, रॉबर्ट हुक ने जिसमें देखा था, और यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है हनी कॉम्ब जैसा, इस तरह से इसने जो कोर की छाल है उसको, इनकी जो कोर की जो पीस है उसको देखा था, छाल को, तो इस तरह से इसको डायग्राम यहाँ पर दिखाई दिया था। अब नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक, व्हाट इज ए सेल, कोशिका क्या है। तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी जो लिविंग सेल जीव है, सजीव जीव है, वो सभी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, यानी कि कोशिका से बने हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक, आप क्या आप जानते हैं कि जो वास्तव में सेल कैसी दिखाई देती है। लेट us take a closer look at the basic structure of a cell using a microscope। तो चलो नजदीक से हम माइक्रोस्कोप की मदद से जो सेल की संरचना को देखते हैं, यानी कि कोशिका की संरचना को देखते हैं कि किस तरह से जो कोशिका है वो बनी हुई है। तो यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी के अंदर आपको जो ऑनियन की
हेल्प से सेल की स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ओनियन लेंगे यानी कि ओनियन बल्ब लेंगे। ठीक है, तो टेक एन ओनियन बल्ब फ्लो योर किचन एंड गार्डन एंड वॉश इट थ्रोली विद वाटर। आपको अपने किचन या गार्डन से एक ओनियन बल्ब लेनी है और इसको अच्छे से पानी से धो लेना है। कट द ओनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीस। अब आपको ओनियन को कट कर लेना है वर्टिकल पीस के अंदर। देखो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरीके होते हैं कट करने का। तो वर्टिकल होता है यानी कि लंबा काटना इस तरह से। ठीक है, आप लंबा कट जो लगाते हो ये आपका वर्टिकल कहलाता है। और इस तरह से आप ऐसे अगर आप कट करोगे तो ये आपका कहलाता है हॉरिजेंटल। ठीक है, इसको हॉरिजेंटल तो आपको कैसे कट करना है, लंबा कट करना है, वर्टिकल। ठीक है, टेक वन पीस ऑफ ऑनियन एंड पुट आउट द thin transparent layer from its inner surface with the help of the forceps। अब आपको इस कट किए हुए में से एक पीस लेना है और पीस में से आपको जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है यानी कि जो आपको आर पारदर्शी जो एक लेयर दिखाई देती है, ठीक है, परत दिखाई देती है व्हाइट कलर की, जैसे यहाँ पर इसमें दिखा रखा है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर इसको आपको सरफेस से अलग कर लेना है, यानी कि किस तरह से अलग कर लेना है, फोर्सप की मदद से, जो चिमटी की मदद से। दिस लेयर इज कॉल्ड द ओनियन पील। और यह लेयर क्या कहलाती है, ओनियन पील कहलाती है। प्लेस द पील इन ए पेट्रिडिक्स कंटेनर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द सैफरोन। अब आपको जो पील है उसको पेट्रिडिक्स कंटेनर के अंदर डाल लेना है और उसमें आपको कुछ ड्रॉप सैफरोन की डाल लेनी है, सॉरी सैफ्रेनाइन, सैफ्रेनाइन की डाल लेनी है कि जो रेड कलर का एक स्टेन होता है। और इसको 30 सेकेंड के लिए आपको छोड़ देना है। This will give a pinkish color to the cells and help us see them clearly। क्यों, क्योंकि ताकि जो सैफरिन का जो रेड कलर है वो सेल्स के अंदर चला जाए, जिससे सेल जो पिंक कलर की आपको दिखाई देगी, जिससे माइक्रोस्कोप के अंदर आप आसानी से फिर सेल को देख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द ऑनियन पील टू अनदर पेट्रिडिक्स कंटेनिंग वाटर टू राइज द पील एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। अब आपको ब्रश की मदद से जो ट्रांसफर करना है, यानी कि जो सैफरिन अंदर जो डाली थी वो वाली जो पील्स को आपको अब दूसरे कंटेनर के अंदर यानी कि पैट्री डिस्क के अंदर डाल लेना है। और उसके अंदर फिर आपको कुछ वाटर डाल देना है ताकि वाटर से जो एक्स्ट्रा जो रिमूवर यानी कि जो रिमूवर एक्स्ट्रा जो स्टेन है वो निकल जाए, जो एक्स्ट्रा कुछ मैटर्स वगैरह उसके अंदर गिरा है वो निकल जाए और केवल जो आपका जो पिंकिश जो सेल्स है वो ही बचे उसके अंदर, इनकी एक तरह से वो आपकी वॉश हो जाए। ठीक है, नाउ carefully place the stains onion peel on the glass slide using the brush, thin brush, ensure it does not break and fold। अब आपको नीडल की हेल्प से, सॉरी ब्रश की हेल्प से एक स्लाइड के ऊपर, कांच की स्लाइड के ऊपर ओनियन पील है उसको रख लेना है। ठीक है, इस कंटेनर में से जिसमें आपने वाटर में डाला है उस वाटर में से निकाल के अब आपको ग्लास के ऊपर, ग्लास स्लाइड पे रख लेना है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है ये ग्लास स्लाइड है और यहाँ पर ये 1 और 2 है ये पेट्रिडिक्स है। पहले आप इसमें डालोगे सैफरोन डालोगे, फिर आप इस सैफरोन वाले में से निकाल के वाटर में डालोगे। अब वाटर में से निकाल के अब आपको किस में डालना है, ग्लास स्लाइड पे रखना है। अब ग्लास स्लाइड पे रखने के बाद अब आप इसमें क्या डालोगे, इसके ऊपर ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप डालोगे। एक ड्रॉप आपको ग्लिसरीन की डालनी है। ग्लिसरीन की ड्रॉप क्यों डालोगे, ताकि जो सेल है वो क्या हो, ड्राई ना हो। ठीक है, अगर ड्राई नहीं होगी, अच्छे से रहेगी, तो ड्राई होने से वो इसको प्रिवेंट करेगी, बचाएगी, तो जिससे आपको उसकी क्लियरिटी अच्छे से दिखाई देगी। अब स्लोली प्लेस ए कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग ए नीडल सच दैट नो एयर बबल्स एट गेट ट्रैप। अब आपको धीरे से निडल की हेल्प से इसके ऊपर एक कवर स्लिप रखनी है। ठीक है, लेकिन रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि यह कहीं इस पर जो एयर बबल्स ना बन जाए, लेकिन एयर बबल्स आप यहाँ पर नहीं बनने चाहिए। अब आपकी जो स्लाइड है वो रेडी हो गई है। नाउ ब्लोटेड पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एज ऑफ द कवर स्लिप। अब जो ग्लिसरीन है, कलर्स, जो ग्लिसरीन अगर आपका कवर स्लिप के चारों तरफ कहीं पे लगा है तो आपको एक ब्लोटिंग पेपर से उसको क्या कर देना है, वाइप कर देना है, पूछ देना है। ठीक है, आप उसको पूछ देना। View the slide under a microscope or a foldscope। Compare it with फिगर 2.3c। अब आपको जो ये स्लाइड है माइक्रोस्कोप के अंदर यानी कि माइक्रोस्कोप में से आपको स्लाइड को जो देखना है और फिर उसके बाद आपको कंपेयर करना है जो फिगर यहाँ पर जो सी वाला जो दिया हुआ है इससे, कि क्या आपको भी आपकी स्लाइड के अंदर इसी तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है क्या। अब व्हाट सिमिलरिटी टू यू फाइंड इन द फिगर 2.3 एंड
2.3D। अब आपको जो सी और डी जो फिगर दिया हुआ है, इन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? तो देखो यहाँ पर सिमिलरिटी सिंपल सा है कि यहाँ पर भी ये इस तरह से आपको रेक्टेंगल जो स्ट्रक्चर बनाई दिखा दे रहा है, और यहाँ पर भी ये है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रिक का है और यहाँ पर ये सेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ से सेल से जो कंप्लीटली हमारी बॉडी बनती है, एक सेल से फिर दो सेल, तीन सेल, इस तरह से। और यहाँ पर जो ब्रिक से क्या बनता है, दीवार बनती है, फिर जो घर बनता है। इसी तरह से इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ एनी होम या वॉल की क्या है, ब्रिक है, उसी तरह से बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, सेल है। तो दोनों में क्या है, यानी कि बेसिक यूनिट दिखा रहा है कि जो सेल है वो क्या है, एक बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो यू विल ऑब्जर्व नियरली rectangular structure under the microscope. These are the cells of onion peels. आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, आपको संरचना जो दिखाई देगी माइक्रोस्कोप के अंदर, ये क्या है, जो ओनियन पील्स की सेल्स है, ठीक है। विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, जो आपस में एक दूसरे से जकड़ी हुई है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। Try to observe the peels of the leaves of different plant around you. You will find that all plants are made up of cell. What do you think the body of an animal is made up of? इसी तरह से आप दूसरे प्लांट्स या लीव्स की भी, अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स लेके जो आपके चारों तरफ प्रेजेंट है, उसकी सेल्स को भी आप ऐसी तरह ऑब्जर्व कर सकते हो। और आप पाओगे कि जो प्लांट्स है सभी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए, क्योंकि वहां पर भी आपको सेल दिखाई देगी। तो व्हाट यू डू यू थिंक, तो आप क्या सोचते हो कि जो बॉडी है एंड एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल, की जो एनिमल्स की जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। नेक्स्ट है एक्टिविटी। यहाँ पर लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो इसके अंदर जो एक्टिविटी की गई है, तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, जो हमारे माउथ के अंदर से लेकर, यानी कि माउथ के अंदर का जो पार्ट हमको लेना है यहाँ पर, ठीक है। हम एक्टिविटी में देखेंगे क्या लेना है इसके अंदर, उससे आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या है। वो भी माइक्रोस्कोप में सेम इसी तरह हमें करना है। तो राइज योर माउथ विद क्लीन वाटर, यानी कि आपको अपने मुंह को जो पानी से धो लेना है, साफ पानी से। यूज द ब्लंट एंड ऑफ ए क्लीन टूथपिक एंड। एक्टिविटी हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अपने माउथ को क्लीन करना है साफ पानी से, ठीक है। नहीं, क्लीन वाटर से आपको माउथ यानी कि राइस कूला करना है। यूज द ब्लू यूज द ब्लंट एंड ऑफ ए क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड योर चिक। अब आपको अपने गाल के अंदर से जो टूथपिक है उसके नुकीले भाग से खरोचना है, स्क्रैप करना है। प्लेस द स्क्रैप मटेरियल इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। अब आपको जो आपने स्क्रैप मटेरियल लिया है उसको एक ड्रॉप यानी कि एक बूंद पानी के साथ ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है और उसे पूरी तरह से फैला देना है। फैलाने के बाद आपको उस मटेरियल पर एक ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू डालनी है, जो ब्लू कलर स्टेन है उस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। स्टेन क्या करेगा, जो आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाएगा और उसके साथ ही आपको विजिबिलिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट करेगा, अच्छे से आपको क्लियरिटी से दिखाई देगा ये। आफ्टर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट के बाद आपको एक ड्रॉप इसके अंदर ग्लिसरीन की डालनी है, जैसे हमने पीछे एक्टिविटी के अंदर किया था। ग्लिसरीन क्या करेगा, जो इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होगी उसको ड्राई होने से बचाएगा। नाउ अब आपको केयरफुली, सावधानी पूर्वक कवर स्लिप को, इस मटेरियल्स को ढक देना है क्लीन कवर स्लिप से। और जो एक्सिस यानी कि जो बाहर निकला हुआ ग्लिसरीन है जो किनारों पर लगा हुआ है कवर स्लिप पे, उसे आपको ब्लोटिंग पेपर से पूछना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर कि आपने क्या देखा है, क्या आप देख रहे हो, और जो आपने जो देखा है, जो आपने ऑब्जर्व किया है, वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम जो दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे डायग्राम यहाँ पे दे रखा है माउंट ऑफ ह्यूमन चिक सेल, ये सेल्स का। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो आप देखोगे इसके अंदर आपको ये इस तरह का पॉलीगोन शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे फिगर में दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी जो चिक सेल्स है, जो चिक सेल्स है जो क्या करती है, आपकी माउथ की जो इनर लाइनिंग है उसको बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ ही जो सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी और क्या आपने डिफरेंस देखा ओनियन पील सेल्स की एक्टिविटी के अंदर और जो ह्यूमन चिक सेल्स की एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करोगे कि सेल हैव थ्री मेन पार्ट, ए थिन आउटर लाइनिंग, ए सेंट्रल रीजन एंड ए स्मॉल राउंडिंग स्ट्रक्चर इनसाइड इट। कि सेल्स के अंदर थ्री जो मेन जो पार्ट मिलेंगे आपको, जो बेसिक पार्ट है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों आपको वहां पे जो ओनियन पील्स वाली एक्टिविटी की थी उसके अंदर भी आपको मिला था। तो वहां पर भी आपको ये देखना, तो ये क्या है, जो तीन बेसिक जो पार्ट है जो हर सेल्स के अंदर जो
प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर लेयर है सेल्स की उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। द राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ मिडिल द न्यूक्लियस, और जो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस, विच इज ऑल्सो कवर्ड बाई ए थिन मेम्ब्रेन, जो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है, ढका हुआ है, जो पतली है कि झिल्ली से। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस मीन्स यानी कि केंद्रक, सेल मेम्ब्रेन की जो कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, यहाँ पर आपको जो एक लिक्विड फिल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। तो दिस थ्री, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये तीनों क्या है, बेसिक पार्ट है ऑफ ए सेल, एक सेल का। लेकिन कुछ सेल के अंदर जैसे लाइक ओनियन पिल सेल है, हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल, आपको एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर जो दिखाई दी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल, ठीक है, उसको हम सेल वॉल बोलेंगे, यानी कोशिका भित्ति। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन सेल, कोशिका के अंदर इसकी जो सेल्स, जो कोशिका के अंदर इस संरचना का क्या महत्व है, और व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, और ये क्या कार्य करते हैं। आर दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइन, क्या जीवन के लिए ये जो कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है अनक्लोज द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो भी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस को ढकती है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली है, वो एक सेल से यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका से बिल्कुल भिन्न है, यानी उससे अलग है, सेपरेट है। द इट इज ए पोरस, इसके अंदर एक पोर्स होता है, यानी कि एक तरह से होल होता है, कि अलाउ, क्या अलाउ करता है, जो असेंशियल यानी कि जो उपयोगी जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं जीवन की प्रक्रिया के लिए, उसको तो वो अंदर जाने देता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है, वो पोरस बाहर कर देता है, ठीक है, उस पोर्स के द्वारा ये बाहर कर देती है सेल मेम्ब्रेन। अब जो साइटोप्लाज्म कंटेन, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ अदर कंपोनेंट भी होते हैं सेल्स के अंदर, वो क्या है कि कंपोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल सोल्ट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन होगी, वसा हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, उसके साथ ही जो लवण हो गया। मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म, अब कुछ जो जीवन प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है। द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटी, जो न्यूक्लियस होता है वो जितनी भी एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होती है, उन सबको रेगुलेट करता है। दैट अकर्स विद इन द सेल, सेल्स के साथ। इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, और ये क्या करता है, ग्रोथ जो वृद्धि होती है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है, जो शरीर की जो वृद्धि होती है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रेजिडिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट, जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है पौधों के अंदर, ठीक है, वो सेल कोशिका क्या प्रोवाइड करती है, कठोरता देती है पौधे को, और उसके साथ ही पौधे की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। दिस इज वाई, ये क्यों है, ऑल सेल आर अरेंज कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फ्रेम इन स्ट्रक्चर, सभी सेल्स आपस में इनकी एक तरह से जुड़ी हुई होती है, जकड़ी होती है, और एक दूसरे यानी कि एक तरह से फिर क्या बनाती है, संरचना बनाती है, कि फ्रेम बना देती है। अब ए स्टेप फर्दर, इनकी एक कदम आगे, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर दो सेल दिखाई हुई है, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस बताया गया है। तो देखो, जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनकी छोटे छोटे जो रोड शेप स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के जो ऑल पार्ट, जितने भी पार्ट है उसके अंदर टीनी रोड शेप स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो क्या कहलाते हैं, प्लास्टिड। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर रोड शेप, तो यहाँ पर आपका प्लास्टिड नहीं दिखा रखा, लेकिन रोड शेप के अंदर दिखाई देगा छोटा छोटा, इसके अंदर यहाँ पर नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्लास्टिड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो दिखा रखा है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे एक प्लास्टिक का रूप है, रूप है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरह से, जो क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिड है, ठीक है, ये दिखा रखा है यहाँ पे इसमें मोटे वाले। कुछ में प्लास्टिक थोड़ा अलग से दिखा देता है, इसके अंदर सीधा डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दिखा दी प्लास्टिड की फॉर्म, आप इसको ब्रैकेट में प्लास्टिड कर सकते हो क्लोरोफॉर्म को। तो यहाँ पर कि जो सेल इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट हैव टीनी रोड शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड, प्लास्टिड कहलाता है। सम प्लास्टिक लाइक क्लोरोप्लास्ट, कुछ प्लास्टिक जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट को ग्रीन बनाता है, अब वो ग्रीन के साथ ही वो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी हेल्प करता है। आपको जो प्लांट का जो पार्ट है नॉन ग्रीन होता है, ठीक है, जो हरा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की जो स्टोरेज में मदद करता है, इनकी जो सब्सटेंसेज होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं। प्लांट सेल आल्सो हैव ए लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस लाइक स्पेस कॉल्ड ए वोकल्स। अब पौधे की जो पादक जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर एक बड़ा सा खाली सा जो आपको खुला जो भाग दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये है इसके अंदर यहाँ पर, तो ये क्या है,
वोक्यूल्स कहलाता है, इसको वोक्यूल्स कहते हैं। ये क्या करता है, जो प्लांट्स के सेल्स के अंदर जो हेल्प करता है स्टोरेज इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है उसको स्टोरेज करता है, उसके साथ ही गेट रीड ऑफ द वेस्ट, वेस्ट इसको बाहर निकालता है, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल की जो कोशिका की जो शेप होती है उसको बनाए रखता है। इसके साथ में ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है प्लांट को, ठीक है, ये इसके फंक्शन हो गए। अब दूसरी तरफ जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल्स के अंदर जो वोक्यूल्स होती है प्राय तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, बाई चांस किसी के अंदर अगर होती भी है तो वो यूजुअली स्मॉल होगी, ठीक है, प्लांट की तरह इतनी बड़ी नहीं होगी, बहुत ही वो छोटी आपको दिखाई देगी, लेकिन इसके अंदर जो वोक्यूल्स आपको नहीं दिखा रखी है, अगर किसी में होगी तो स्मॉल होगी। तो इसका कार्य भी क्या होगा, जो स्मॉल वोक्यूल्स का स्टोर सर्टेन सब्सटेंस, ये भी स्टोर करेगी जो भी सर्टेन सब्सटेंस होगा किसमें, डिजोल इन द वाटर, यानी कि वाटर के अंदर जो सब्सटेंस डिजोल होते हैं, घुले होते हैं, उसको ये स्टोर कर लेगी। सो इसलिए सेल इज नॉट जस्ट ए सिंपल बैग ऑफ द लिक्विड, इसलिए हम जो कोशिका को केवल एक साधारण द्रव्य का बैग नहीं कह सकते। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये एक जटिल संरचना है, मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट, जो अलग अलग भागों से बनी हुई है। ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन, सबका अपना अपना एक जो फंक्शन होता है, अलाउ द सेल, जो सेल्स के अंदर अलाउ होता है कोशिका के अंदर, एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, और ये फिर जो इसका हर जीव के अंदर अपना अपना जो काम होता है, जो सेल्स होती है इसको अपना एक काम देती है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर आप देख रहे हो जो माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा रखा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर ऑफ हाउस, ठीक है, इसको सेल्स के अंदर, सेल्स की जो पावर हाउस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। तो वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, तो हम सेल्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर संरचना उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हमने समझ लिया। एंड नाउ, और इसके साथ ही अंडरस्टैंड दैट पार्ट प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंट इन शेप एंड स्ट्रक्चर, कि हम जान चुके हैं कि जो एनिमल सेल्स की जो आकृति और जो उसका जो संरचना है वो किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स का दोनों का अलग अलग है। तो डू डिफरेंस डिफरेंट एनिमल सेल ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, तो क्या आप अलग कर सकते हो एनिमल की शेप और स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो आप इस तरह से भी बता सकते हो अंतर इसके अंदर। तो वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, अब आता है कि वेरिएशन ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये कोशिका की जो संरचना और इसकी आकृति भिन्न भिन्न किस तरह से है। तो यहाँ पर देखो आपकी दो सेल्स इसके अंदर दिखा रखी है, जो ह्यूमन बींग के अंदर, जो एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है, कि मसल सेल्स है और नर्व सेल्स है, ठीक है। मसल सेल्स यानी कि जो मांसपेशी कोशिकाएं कहलाती है, और नर्व सेल्स जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो जहां पर मसल्स होगी वहां पर मसल सेल्स प्रेजेंट होगी, ठीक, उसके अंदर। और जो नर्व सेल्स है ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है किस तरह से, तो अब हम इस पे पढ़ते हैं। तो जो मसल सेल्स एंड द नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमंस आर शो इन द फिगर, जैसे फिगर के अंदर दिखा रखा है मसल सेल्स और नर्व सेल्स ए और बी में, जो हमने देख लिया है। तो व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस यू सी इन देम, तो आप इसके अंदर क्या सिमिलरिटी डिफरेंस देखते हो। तो ये मसल सेल्स यानी कोशिकाएं सेल, सॉरी मांसपेशियां जो कोशिकाएं होती है, इस शेप लाइक स्पिंडल, जो स्पिंडल शेप के अंदर होती है। वाइल ए नर्व सेल्स, जबकि एक जो नर्व सेल्स होती है कोशिकाएं होती है, इट इज वेरी लॉन्ग एंड हैज ब्रांच, जो बहुत ही लंबी और जो शाखानुमा होती है, जैसे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ये कितनी लॉन्ग है, इसके साथ में यहाँ पे इसकी जो ब्रांच निकल रही है। सिमिलरिटी क्या है कि कुछ जो सेल्स होती है, सम सेल्स आर राउंड इन शेप, कि कुछ जो सेल्स होती है वो शेप के अंदर गोल होती है, वाइल अदर आर लॉन्ग एंड थिन, और कुछ क्या होती है जो गोल होती है और उसके साथ ही पतली भी होती है। द नंबर ऑफ सेल्स हैव वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो नंबर है सेल्स की वो सॉरी वेराइज इन डिफरेंट, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग नंबर्स होता है सेल को। व्हाई डू सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अब जो सेल्स है वो अलग अलग क्यों दिखाई देती है, ठीक है, एक दूसरे से अलग क्यों है कोशिकाएं। तो डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल रिलेटेड टू देयर इट्स फंक्शन, तो क्या इनका स्ट्रक्चर और जो शेप है वो भी इसके कार्य से मिलता जुलता है क्या, ठीक है, यानी कि इसके कार्य पर डिपेंड करता है क्या, इसका जो कार्य है वो इसके शेप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है क्या। तो द यूनिक शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन, एक जो अलग से किसी भी सेल की जो संरचना, आकृति और जो इसका आकार है वो इसके जो फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इनकी जो विशेष इसका कार्य है उसके अनुसार है, इनकी विशेष कार्य है वो इसके अनुसार ही करते हैं, विशेष कार्य इसका बताती है। बट लेकिन हाउ डू दे सेल्स हेल्प इन द परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, किस तरह से जो सेल होती है अलग अलग कार्य परफॉर्म करती है शरीर के अंदर, लेट अस फाइंड आउट, चलो हम पता करते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो एक्टिविटी 2.3 थी उसके अंदर हमने क्या लिया था, इनर सूचिक सेल थी, ठीक है, जो क्या थी, फ्लैट और
थिन यानी कि पतली और समतल थी। तो दे परफॉर्म ए प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चिक। तो ये क्या करती है, जो परफॉर्म करती है, इसका जो कार्य है वो परफॉर्म करती है, जो इनर जो सरफेस है, अंदर का जो सतह है चिक का, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, यानी उसकी जो एक सुरक्षा करना। तो नर्व सेल्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स है उसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है, कैरी मैसेज इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी तक मैसेज पहुंचाता है। द इलोंगेटेड शेप एंड ब्रांचेस स्ट्रक्चर हेल्प देम द रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो इलोंगेटेड जो शेप और जो ब्रांचेज, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, वो मदद करता है बॉडी के, जो शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने में। ठीक है, ये कि जो इसको ब्रांच जो स्ट्रक्चर है, वो ब्रांच इसीलिए है ताकि बॉडी के पूरे भाग के अंदर उस ब्रांच के थ्रू फैली हुई है। और फिर क्या करती है, पास से मैसेज क्विकली और जल्दी से जो मैसेज को क्विक कर देती है, क्विकली यानी कि जल्दी से मैसेज पहुंचा देती है। सिमिलरिटी क्या है इसके अंदर, जो प्लांट सेल आल्सो शो वेरिएशन। अब पौधे की जो सेल के अंदर भी इस तरह से कुछ वेरिएशन जो दिखाई देते हैं, कि इन प्लांट टू, पौधों में भी सेल में भी रेक्टेंगल, जो पौधों के अंदर भी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो आयताकार होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, ओवल अंडाकार होती है, एंड इवन ट्यूब लाइक, और एक ट्यूब की तरह भी होती है। सम प्लांट सेल, कुछ पौधे सेल्स के अंदर फ्रॉम लॉन्ग ट्यूब दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट है, कि पौधों के अंदर कुछ जो सेल्स होती है वो लंबी ट्यूब की तरह होती है, और वो क्या करती है, पौधों में पानी पहुंचाने का काम करती है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी, आप पहले ही पढ़ चुके हो द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7, क्लास 7 के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि पाचन तंत्र के बारे में। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि अलग अलग जो भाग होते हैं पाचन तंत्र के अंदर, तो सबके अलग अलग भाग के अंदर जो अलग अलग सेल्स है वो सभी बनी हुई है। तो ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। अब फूड पाइप के अंदर एक मसल सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा खाने खाने वाली जो नली होती है, उसके अंदर मसल सेल्स, मांसपेशियां कोशिकाएं होती है, मांसपेशी कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो दीज सेल्स आर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ए वेव लाइक मैनर्स एंड पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक। ये सेल्स क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको पुश करती है, धकेलती है, स्टमक तक ले जाती है, और ये कोशिकाएं होती है, वो एक बार सिकुड़ती है और एक बार रिलैक्स हो जाती है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो ये सिकुड़ जाती, सॉरी, रिलैक्स हो जाती है, खुल जाती है, और जो खाना अंदर नीचे चला जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं रहता फूड पाइप के अंदर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, और खाने को धकेल के स्टमक तक लेके जाती है। तो दिस मोमेंट इज पॉसिबल, ये जो मोमेंट है, ये गतिविधि है, संभव है। क्यों संभव है, बिकॉज मसल सेल्स आर द थिन फ्लेक्सिबल एंड स्पाइंडल शेप। जो मांसपेशियां कोशिकाएं होती है वो थिन है, पतली है, लचीली है, और उसके साथ ही इसकी जो स्पाइंडल शेप है। द स्टमक आल्सो, यानी कि पेट के अंदर भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग तरह की सेल्स होती है जो अलग अलग तरह का कार्य परफॉर्म करती है। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। जो मसल सेल्स होती है स्टमक के अंदर, वो फूड को क्या करती है, चर्न करती है, यानी एक तरह से मथती है। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। और जो दूसरी जो सेल्स होती है स्टमक के अंदर, कोशिकाएं होती है, वो डाइजेस्ट यानी कि जो हमारे पाचन जो जूस होता है उसको बनाती है, प्रोड्यूस करती है, और एसिड एंड, और उसके साथ ही एसिड के साथ ही जो हमारा जो खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करती है, यानी कि खाने को तोड़ने में। तो ऑल दिस सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, यानी कि ये सारी जो सेल्स होती है एक साथ कार्य करती है, तभी जो हमारा पाचन है वो संभव है। ठीक है, तो जहां पर जैसे दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, तो ये जो हमारा क्या है, फूड पाइप, आपने पढ़ा होगा, तो पूरे फूड पाइप के अंदर क्या होती है, मसल सेल्स होती है। खाना खाते हैं तो इसके अंदर जैसे जैसे जाता है नीचे चल जाता है, तो ये ओपन होती चल जाती है, रिलैक्स में आ जाती है सेल्स, और फिर खाने को पुश करके या स्टमक के अंदर ले जाती है। तो खाना इसके अंदर नहीं होता तो दोबारा से सिकुड़ के इसी तरह से ये हो जाती है। ठीक है, अब आता है व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो भी सजीव जीव है उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी लिविंग ऑर्गन, जो सजीव जीव है उसके अंदर किस तरह का जो लेवल्स होता है, ठीक है, संगठन होता है शरीर का। तो संगठन ऑफ शरीर का देखो, हम एक बार समझते हैं कि जो सबसे पहले हमें पता है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो क्या है, हमारी जो सेल्स है। एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब सेल का एक ग्रुप बन जाता है वो टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। जो ग्रुप बन जाता है वो टिश्यू का तो वो ऑर्गन कहलाएगा। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। वो जब ग्रुप बन जाएगा एक ऑर्गन का तो वो कहलाएगा ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम का जब पूरा ग्रुप बन गया तो क्या बन गई, हमारी पूरी बॉडी, यानी कि इसके अंदर अब क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब सेल हमें पता है कि सेल पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह से जो टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू, जो इसी तरह से अब जो टिश्यू का जो ग्रुप बन जाता है तो उसके बाद जो ऑर्गन बन गए, ऑर्गन के अंदर जैसे हमारा स्टमक बन गया, बक्कल कैविटी बन गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
ठीक है, लंग्स बन गए, हार्ट वगैरह जो हमारा है ये इस तरह से। अब ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा, इसोफेगस ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे जुड़ गए और इन्होंने पूरा एक सिस्टम बना दिया, बन के डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों लंग्स आपस में जुड़ के, उसके साथ ट्रैकिया जुड़ गया, ये क्या बन गया फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, तो इसी तरह से हमारा जो पूरा क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म, पूरी बॉडी बन गई। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे तो a group of the similar cell form a type of the tissue and different tissue organism to form a organ and several organ work together to form a organ system। और इसी तरह से जितने भी organ फिर एक साथ एक काम करते हैं तो फिर organ system बन जाता है और फिर परफॉर्म करते हैं एक अलग अलग बॉडी के अंदर इनका जो मेन मेन जो फंक्शन होता है। एंड ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। और सारे ऑर्गन सिस्टम फिर क्या बना देते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बना देते हैं। इसी तरह से प्लांट और एनिमल यानी लाइक एंड प्लांट, इसी तरह से पौधों में भी होता है और जीवों में भी होता है। सो इसलिए द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन आर। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये लेवल दिखा रखा है, ठीक है, सेल से टिश्यू, जो हमने पहले पढ़ लिया। तो these level of organization help us understand how simple building block like cell come together to form a complex living being। तो ये जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का, तो ये हमें मदद करता है समझने में किस तरह से जो सेल है वो पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह हमारी बॉडी को बनाता है। ठीक है, एक साथ मिलकर जो जटिल जीवों को। तो लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग विद ए सिंगल सेल, जो लाइफ है, जीवन है जटिल जीवों का, वो क्या है, एक सिंगल सेल से शुरू होता है। ठीक है, लाइक एग यानी कि अंडे से। तो एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिजम्स हैव एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटली रैपिडली टू फॉर्म ए कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। यानी कि एक जो अंडे के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो डिवाइड होके यानी कि बट के, एक से बढ़ के दो, दो से चार, चार से छह, इस तरह से पूरा डिवाइड होते होते एक कंप्लीटली बॉडी बना देता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी सेल्स बना देगा, मैनी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाएं उससे बन जाएगी। कि एक सेल है तो एक कोशिका, दो एग हो जाएंगे, सॉरी एक एग है तो एक कोशिका, दो एग बनेंगे, चार कोशिका, दो कोशिका, फिर उसके बाद दो से चार, तो जितने एग उतनी जो कोशिकाएं बनती चली जाएगी और फिर ऐसे पूरी हमारी जो बॉडी बन जाएगी। सच लिविंग बीइंग आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे जो लिविंग बीइंग्स है, सजीव जीव है, वो क्या कहलाएंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि बहुकोशीय कोशिकाएं जीव। ठीक, एनिमल्स इन क्लाउड ह्यूमन एंड प्लांट आर ऑल एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एनिमल्स है, ठीक है, और उसके साथ ही जो प्लांट्स है, ये क्या है, एग्जांपल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अब आता है एवर हेड ऑफ, यानी कि सुना है कि द योग। ठीक है, योग के बारे में आप सबने पढ़ा है, जो येलो पार्ट होता है एग का, वो क्या कहलाता है, योग कहलाता है। एंड ओस्ट्रिच एग, जो ओस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो क्या है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, इनकी एकल जो कोशिका है, एकल कोशिका है, तो वो क्या है, लार्जेस्ट नो सेल इन द लिविंग बर्ड्स। यानी कि जो लिविंग बर्ड है, हमारा जो सजीव जो जगत है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी सेल है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। और शुतुरमुर्ग का अंडा एक सिंगल सेल है। इसका मेजरमेंट यानी कि इसका माप क्या है, 130 से 170 mm इसका जो डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर के अंदर बोल रहे हैं इसको। और जो एग के अंदर कंटेन होता है एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल, जो क्या कहलाता है, सेल्स, जो सेल को प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो व्हाइट लिक्विड होता है वो क्या करता है, नरिशमेंट देता है, इनकी पालन पोषण करता है सेल की। किसके कारण, जब इसके अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वैसे वैसे इसको नरिशमेंट देता रहता है। ठीक है, तो ये तो था शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे बड़ी सेल है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। अब सूक्ष्म जीव के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल्स जो प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर जो मल्टी सेल्स भी। अब तक हमने मल्टी सेल्स का जो एग्जाम्पल पढ़ा है, प्लांट और एनिमल। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के अंदर देखेंगे क्या है। तो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुछ जो सजीव जीव है, मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स, जो केवल एक और कुछ ही सेल से बने होते हैं। दे आर स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन इन विद द नेक्ड आई, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया हो गया, अमीबा होगा, मेड अप ऑफ द सम वन सेल, जो एक सेल से बने होते हैं, ये यूनिसेलुलर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड अदर लाइक जैसे फंगी और एल्गी। ठीक है, ये एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो दो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर सेल्स
आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर फाउंड इन ऑल अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, इन वाटर, सोयल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी। यानी कि पानी के अंदर भी होते हैं, ठीक है, सोयल के अंदर भी होते हैं, और उसके साथ ही जो हमारी जो बॉडी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ ये मिलते हैं, ठीक है। बट वट डू देयर सेल लुक लाइक, लेकिन किस तरह से इसका जो किस तरह से जो इसकी कोशिकाएं होती है दिखाई देते हैं। आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, जस्ट वी लर्न अबाउट, यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा है पौधे और जीवों की जैसी कोशिकाएं हैं इसकी, क्या एनिमल जैसी कोशिकाएं इसकी दिखाई देती है, या उससे जो कुछ अलग है। टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ माइक्रो, तो हम सूक्ष्म जीवों की जो सेल्स होती है उसको एक बार से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे अगेन दोबारा। तो वी नीड टू यूज ए माइक्रोस्कोप, तो हमें यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप की जरूरत है। विच मैग्नीफाई, यानी कि जो मैग्नीफाई करेगा इसके साइज को, और जो हमें इसके साइज यानी कि इसके आकार को जो दिखाएगा, और उसके साथ ही जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। साइंटिस्ट हैव आल्सो क्रिएटेड ए लो कॉस्ट, साइंटिस्ट ने एक लो कॉस्ट की क्रिएट किया है, एक कम ही क्षमता वाला भी जो बनाया है, एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप, एक फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप या जो फोल्डस्कोप, जिसको फोल्डस्कोप भी बोलते हैं। तो फोल्डस्कोप मे नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल्स लाइक हाई पावर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप, जो फोल्डेड स्कोप होता है वो प्रोवाइड नहीं करता एक जैसे लेवल का, जिस तरह से माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी के अंदर दिखाता है हाई पावर वाला, उस तरह से ये इसमें शो नहीं करता, अच्छी तरह से नहीं दिखा सकता। तो इसलिए वी मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ड एसेंशियल टू मैनी पीपल्स, के जो माइक्रोस्कोप का जो हम जो बहुत सारे जो लोग हैं वो इसका ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लेट अस नाउ टेक ए क्लोजर लुक लाइक द फंटास्टिक फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ माइक्रोब्स। तो चलो हम अब जो माइक्रोज यानी कि सूक्ष्म जीव है उसको देखते हैं। तो एक्टिविटी है इसके अंदर। तो लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर। पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब का पानी, और स्टैग्नेंट वाटर यानी कि ठहरा हुआ, ठीक है, कहीं किसी जगह पर जो पानी ठहर जाता है काफी दिन तक, तो उसके अंदर जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी वगैरह लग जाती है, और जो पॉन्ड वाटर है तो उसलिए इसके अंदर, तो इसलिए ये पानी है जो लिया है एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ पर हमें टेक ए कंटेनर, इनकी एक बर्तन लेना है, कलेक्ट पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर इन द विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर। अपने बड़ों या अध्यापकों की मदद से आपको एक तालाब में या ठहरा हुआ आपको एक बर्तन के अंदर पानी लेना है, और एक ड्रॉपर की मदद से एक ड्रॉप आपको पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर की जो भी आपने पानी लिया है वो आपको माइक्रोस्कोप या फोल्डर जो स्लाइड आपने लिए उसके ऊपर डालना है, ठीक है। अब पुट ए कवर स्लिप, इसके ऊपर आपको एक कवर स्लिप ढक देनी है, और माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये देखना है। ऑब्जर्व द टीनी ऑर्गेनिज्म, आप इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जीव देखोगे, ठीक है, जो भी आपने पानी लिया पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर उसके अंदर। अब एक्टिविटी दूसरी है इसके अंदर कि सोयल सस्पेंशन। अब यहाँ पर आप जो मिट्टी का जो सस्पेंशन है उसके अंदर भी देखना है। तो टेक ए बीकर, आपको एक बीकर लेना है, और उसके साथ ही उसके अंदर कुछ जो मॉइस्ट सोयल, जो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी के आपको जो मॉइस्ट सोयल है, मॉइस्ट मतलब होता है नमी, ठीक है, यानी कि जो गीली मिट्टी है आपको, यानी कि नमी वाली जो मिट्टी है आपको उसके अंदर जो लेनी है, कि आपके जो नियर बाई जो भी गार्डन वगैरह है वहां से, गार्डन के आसपास जो भी मिट्टी वगैरह आपको जो प्रेजेंट है उसके अंदर, वहां पे आपको वो वाली मिट्टी लेनी है, गीली मिट्टी वहां से आपको उठा लेनी है। अब उसके साथ आपको डू नॉट टच द सोयल विद योर बेयर हैंड्स, आपको अपने हाथों से इस जो सोयल को टच नहीं करना, यूज ए स्पून और ग्लव्स, आपको या दस्ताने या जो स्पून वगैरह का यूज करना है, ठीक है, स्पून या दस्ताने से आपको वो मिट्टी उठानी है। प्योर सम वाटर, अब आपको इसके अंदर कुछ पानी डालना है इनटू द बीकर, बीकर के अंदर, एंड स्टायर इट, अब इसको घोल देना है ग्लास रोड से। द लिक्विड विच मेक लुक डाइटी, अब आपको जो लिक्विड है वो आपको कुछ गंदा सा इस तरह से दिखाई देगा, जैसे डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे, जो सोयल जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, जो सोयल सस्पेंशन कहलाते हैं, ठीक, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सोयल। तो पार्टिकल्स जो सोयल आपको जो मिट्टी के जो कण है वो अच्छे से आपको दिखाई देंगे, जो सोयल सस्पेंशन कहलाते हैं। कीप इट ए साइड फॉर सम टाइम एंड लेट्स द मिक्सचर सेटल, अब आपको एक तरह से साइड में रख देना है, ताकि इसका जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर जो बना है वो एकदम से सेट हो जाए। अब यूज ए ड्रॉपर, अब आपको ड्रॉपर की मदद से एक वाटर की ड्रॉप लेनी है, ठीक है, सबसे ऊपर से टॉप लेयर से, और जो माइक्रोस्कोप आपने स्लाइड ली है जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, उसके ऊपर आपको उसकी ड्रॉप रख लेनी है, और रखने के बाद आपको इसको अच्छे से कवर स्लिप कर लेना है, ढक लेना है, और ढकने के बाद फिर आपको इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है।
You may observe small moving organism similar in those you saw in activity 2.4। इसके अंदर भी आपको सेम उसी तरह से जैसे आपने एक्टिविटी 2.4 की थी कि छोटे जो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे मूव करते हुए घूमते नजर आएंगे, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। दिस इंडिकेट दैट इवन सोइल सस्पेंशन कंटेन ए वेराइटी ऑफ टीनी क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि जो सोयल सस्पेंशन है उसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे जो क्रिएचर्स वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। और टीनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो वो टीनी क्रिएचर्स है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, ठीक है, जिसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव टीनी का मतलब यहाँ पे है बिल्कुल ही छोटा, यानी कि स्मॉल से भी स्मॉल, ठीक है। माइक्रो मीन्स यानी कि माइक्रो मीन्स भी वेरी स्मॉल कि बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म मीन्स यानी कि लिविंग बींग्स, और इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर आप माइक्रोब्स भी कह सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है एक्टिविटी, इसके अंदर लेट अस स्टडी। चलो यहाँ पर तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है। स्टडी इन द ग्रेड 8 जो परफॉर्म एक्टिविटी, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं ग्रेड 8 वाले की, क्लास 8 के। तो दे आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। तो उन्होंने दे आल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी, फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है, सो लाइब्रेरी है ये, एंड इंटरनेट। तो उन्हें कुछ जो सूचनाएं कलेक्ट करने के लिए हो लाइब्रेरी से, ठीक है, इनकी पुस्तकालय से और इंटरनेट से। दे रिकॉर्डेड द डाटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर इन टेबल 2.1। और उसके साथ ही जो डाटा उन्होंने ऑब्टेन किया है कि पॉन्ड वाटर से, वो भी रिकॉर्ड करने के लिए। एंड द डाटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग सोइल सस्पेंशन, और जो सोइल सस्पेंशन का डाटा है वो भी। दे आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज प्रोटोजोआ। तो वहां पर भी आइडेंटिफाई करेंगे, क्या पहचानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इनके सूक्ष्म जीवों को, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। जो प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यू कैन रिकॉर्ड इफ यू फाइंड एनी ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपने ये किसी भी कोई भी कैटेगरी का जो ये ऑर्गेनिज्म आपको मिला हो तो। ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, तो देखो डायरिया यानी कि अमीबा, सॉरी डायग्राम है, डायग्राम जो दिखा रखा है यहाँ पे अमीबा। तो अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो सिंगल सेल है, मूविंग करता है इन रेगुलर शेप। इन रेगुलर शेप इनकी सी कोई शेप नहीं होती, किसी भी शेप के अंदर कभी भी आ सकता है। पैरामीशियम यानी कि प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है पैरामीशियम, ये भी सिंगल सेल है, मूव विद वन प्लेस टू अनदर, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है और मूवमेंट कर सकता है। प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसका जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है उसके थ्रू ये मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है एल्गा, ठीक है, एल्गा तो सभी ने देखा होगा, इनकी जो काई है कि सिंगल सेल है, लुक ग्रीन, ये हरी दिखाई देती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट आप बता सकते हो कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, हम अभी पीछे सेल के अंदर जो पढ़ के आए हैं। मोमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर भी ये मोमेंट करता है अपने जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इसका जो है उसके थ्रू। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल सस्पेंशन। अब देखो सोइल सस्पेंशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, ब्रेड मोल्ड यानी कि फंगी, फफूंद, ठीक है, ब्रांच होती है, फिलामेंट होती है, विदाउट क्लोरोफिल, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, सैक लाइक इसका जो स्ट्रक्चर होता है। मोल्ड यानी कि फंगी, ये भी एक फंगी का नाम है मोल्ड, ये भी ब्रांच होती है, फिलामेंट होता है, विदाउट क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, हैविंग ब्रश लाइक इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर एल्गी, एल्गी के अंदर स्पेरिकल है, प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया स्पेरिकल्स है, कोमा शेप है, स्पाइरल शेप है, रोड शेप, ठीक, यहाँ पे दिखा रखा है स्पेरिकल शेप है, कोमा शेप है, स्पेरिकल शेप है, और जो रोड शेप के अंदर वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इसके जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है, एंड मैनी स्मॉल लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल, और इसके जो सेल्स के चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हेयर लाइक प्रोजेक्शन कहा जाता है। अब डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म समथिंग डिफरेंट। तो क्या आपने इसके अलावा किसी और भी ऑर्गेनिजम्स को देखा है, जो ऑब्जर्व किया है जो बिल्कुल इससे अलग हो। रिकॉर्ड इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड करो, एंड डिस्कस इन योर क्लास, और अपनी क्लास के अंदर जो चर्चा करें इसके बारे में। इन टेबल 2.1 और टेबल 2.2 के अंदर यू
हैव आइडेंटिफाई वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपने बहुत सारी जो आइडेंटिफाई किए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के बारे में। दे आर द एवरीवेयर, जो सभी जगह उपस्थित होते हैं। एंड वी कैन ओनली सी देम विद ए माइक्रोस्कोप, और केवल हम इसको किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो एक डिवाइस दैट मैग्नीफाई, एक डिवाइस है जो मैग्नीफाई करती है 100 to 400 टाइम्स, यानी कि 100 से 4 गुना जो दिखा सकती है। थ्रोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉलर इन साइज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो साइज के अंदर बहुत छोटा होता है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, जो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो एवर हैड हो, सुना होगा कि वायरस हैज द माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर, कि वायरस है वो भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है और ए सेलुलर कि सूक्ष्म जीव है और उसके साथ ही भी एक सिंगल सेल है। वायरस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर ए लिविंग सेल, वायरस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, ये गुना हो जाता है, मीन्स यानी कि बढ़ जाता है, एक से दो, दो से चार, इस तरह से मल्टीपल हो जाते हैं जब भी किसी सजीव सेल्स के अंदर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। दे में इनफैक्ट प्लांट, ये प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं, एनिमल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को, एंड मे कॉज ए डिजीज, और इसके साथ ही ये बीमारी भी करते हैं, इसके कारण बीमारी भी हो जाती है, ठीक है। ये वायरस के बारे में था। नेक्स्ट है हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, किस तरह से हम माइक्रोब से कनेक्ट हैं। तो क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव है, वो दूसरी जगह पे भी पाए जाते हैं, तो चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर seen a lemon, tomato, orange or any other food item root after being left outside of some time? आपने कभी देखा होगा कि जो नींबू है, टमाटर है, संतरा है और कुछ अदर जो खाने के आइटम होते हैं, वो कुछ समय के लिए अगर बाहर रख देते हैं तो खराब हो जाते हैं। इफ यस, यदि हाँ, तो यू मे हैव नोटिस ए पाउडरी और एक कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन दैम। क्या आपने कभी नोटिस किया होगा कि इसकी जो एक पाउडरी तरीके की पाउडर का सा, और जो कॉटन यानी कि जो कॉटन, रुई के जैसे जो कुछ इसके ऊपर आ जाता है, ग्रोथ हो जाती है, रुई जैसी इसकी जो संरचना हो जाती है, ठीक है। रूट मीन्स यानी कि आप इसको खराब या फिर गंद भी बोल सकते हो, कि गंद आनी जो स्टार्ट हो जाती है। क्यों आती है, क्योंकि इसके ऊपर फिर आप देखते हो कि जो कॉटन लाइक इसकी जो ग्रोथ, इसके ऊपर जो है कि रुई जैसी संरचना आ जाती है और उसके साथ ही इसमें जो पाउडर सा भी बन जाता है। दिस हैपन, ये क्यों होता है, बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव है उससे ग्रस्तित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। बट लेकिन वेयर डिड दे माइक्रोब्स कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आए। हाउ डिड दे कम इन द कॉन्टेक्ट विद द फूड, ये खाने के जो खाना है उसके कांटेक्ट में कैसे आए। दिस हैपन, ये हुआ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है वो सब जगह प्रेजेंट होते हैं, लाइक वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इन सम फूड आइटम, बल्कि कुछ खाने के भोजन में भी, ठीक है, खाने के जो आइटम्स होते हैं उसके अंदर भी। बट व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्टेड द पिकल एंड मुरब्बाज, लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अचार को और मुरब्बा को खराब क्यों नहीं करते, ठीक है, ये इसका एक क्वेश्चन है। तो यू कैन यूज ए फोल्ड स्कोप और ए माइक्रोस्कोप फॉर टू एक्सप्लोर सरफेस ऑफ लीव्स। तो आप जो फोल्डस्कोप या माइक्रोस्कोप का यूज करके जो लीव्स का जो सरफेस देखोगे, या स्टेम को, तने को, या फिर किसी रूट को, तो एनी अदर पार्ट टू सी देम, या किसी भी जो पार्ट्स को आप देखते हो, तो लाइक प्लांट, क्योंकि पौधे को, या एनिमल्स को, किसी जीव को, ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव आल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी, तो सूक्ष्म जीव है वो आपको यहाँ पर एक ग्रेट डाइवर्सिटी के अंदर दिखाई देंगे। सम ऑफ देम इवन 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 बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ इसके अंदर यहाँ पे जो जलवायु की स्थिति के अंदर भी पाए जाते हैं, सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग एंड स्नो कोल्ड स्नो, एज वेल एज एट मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि कुछ जो स्प्रिंग पतझड़ में, कुछ स्नो के अंदर, कुछ ठंडे जलवायु के अंदर भी जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर पलते बढ़ते हैं, ठीक है। इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं और हर मौसम के अंदर उपस्थित होते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था एक बार देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो पिकल को और मुरब्बा को खराब क्यों नहीं करते। क्योंकि दिस इज बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस, आप इसके अंदर कुछ मसाले डालते हो विद सॉल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी के साथ में, विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स, जो इसको क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव करते हैं। इनकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिज्म टू ग्रो देम, जो ज्यादा कंसंट्रेशन वाले, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर शुगर और जो सॉल्ट आप डालते हो, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें पनप में
नहीं देते, ठीक है, इसलिए वो अचार और जो मुरब्बा होता है वो खराब नहीं होता। तो यू ऑलरेडी नोज, आप पहले ही जानते हो, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इनसाइड आवर बॉडी, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, ये जो उपस्थित होते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर, स्पेशली इन आवर गट, की जो हमारे खाने में, यू हैव स्टडीज, सॉरी, इन स्पेशली इन आवर गट। गट मीन्स होता है यानी कि आंत या पेट। तो हमारे पेट और आंत के अंदर भी कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो यू हैव स्टडी इन दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेस एनिमल इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 दैट आवर इंटेस्टाइन। हमारी जो आंत होती है, जो उधर पेट वगैरह, तो आहार नली के अंदर पहले से ही कुछ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हमने क्लास 7 थी उसके अंदर चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल के अंदर जो पढ़ा था कि अवर इंटेस्टाइन्स है मैनी बैक्टीरिया, हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, जो आंत है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, ठीक, जो पाचन में मदद करते हैं। उसी तरह से पौधे और एनिमल्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं, वेरी इन शेप साइज एंड स्ट्रक्चर में, ठीक। जो टेबल 2.1 और टेबल 2.2 के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग जो शेप है, स्पेरिकल, रोड शेप और इनरेगुलर, और कुछ की जो कुछ शेप नहीं है। तो हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले ए रोल इन आवर डेली लाइफ, तो किस तरह से डाइवर्सिटी है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, सूक्ष्म जीवों की, वो किस तरह से एक जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जो डेली लाइफ करने के, जो हमारी रोजमर्रा जीवन के अंदर। तो हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरमेंट, और किस तरह से जो एनवायरमेंट को ये क्लीन करती है। तो यहाँ पर की प्लेयर इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, कि क्लीनिंग एनवायरमेंट के बारे में पहले भी करेंगे, किस तरह से वातावरण को ये शुद्ध करती है। तो आपकी एक जो एक्टिविटी दी हुई है, तो जिसे करते हैं, तो टेक ए एम्प्टी कंटेनर, आपको एक खाली जो बर्तन लेना है और फिल इट हाफ वे विद गार्डन सोयल, और इसके अंदर आपको आधा इसको मिट्टी से भर लेना है, और इसके अंदर कुछ आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिलके डाल देने इस कंटेनर के अंदर। इसके बाद पुट ए लेयर ऑफ सोयल ऑन इट एंड लीव्स इट इट साइड, और इसके बाद आपको इसको एक लेयर बना देनी है सोयल की, उसके ऊपर थोड़े सोयल डाल देनी है और इसको फिर रख देना है साइड में। आफ्टर 2-3 वीक, यानी कि 2-3 सप्ताह के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, देखोगे कि इसके अंदर कुछ जो परिवर्तन है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंट इन द कंटेंट ऑफ द कंटेनर, क्या आपने कुछ अलग से जो देखा इस बर्तन के अंदर। यू मे फाइंड दैट पील ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव टर्न इनटू ए डार्क कलर मटेरियल, तो आप पाओगे कि जो वेजिटेबल और जो फ्रूट के जो आपने छिलके डाले थे वो गहरे रंग के मटेरियल बन गए। दिस इज मैन्योर, और ये क्या है, खाद बन गई। विच इज रिच इन न्यूट्रेंट एंड हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, जो क्या है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रेंट और जो सोयल को फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है, जो मैन्योर्स होते हैं उर्वरता बढ़ाने वाले जो मैन्योर्स इसकी बन गई। तो बट लेकिन हाउ डिड द पील ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न इनटू द मैन्योर, कि किस तरह से जो फ्रूट और जो वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं वो खाद बन गए, खाद में बदल गए, मैन्योर्स में बदल गए। तो एक्टिविटी 2.6 के अंदर यू सा द सोयल कंटेन वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो, आपने देखा था एक्टिविटी 2.6 के अंदर कि जो सोयल्स के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी और बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो प्लांट के वेस्टेज होते हैं उसको स्लोली ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर्स के अंदर, ठीक है, उसको तोड़ देते हैं। Or you may have seen gardener in your school or in the field near your houses collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. आपने अपने गार्डनर या माली को देखा होगा स्कूल में या खेतों के आसपास भी अपने घरों में देखा होगा कि जो सूखी पत्तियां वगैरह पौधों की जो वेस्टेज होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं और जो पिट गड्ढे वगैरह होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं। डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई डू दे डू दिस, क्या आप अब समझे हुए ऐसा क्यों करते हैं। इट इज टू मेक नेचुरल मैन्योर, वो इसे प्राकृतिक, क्योंकि वह एक क्या है, प्राकृतिक खाद है, ठीक है। आवर साइंटिफिक हेरिटेज की एंशियंट इंडियन टेक्स्ट particularly the Vedas have referred to the word krimi which means different tiny entity in clouded drishya visible and adrishya invisible. Various Vedic texts mention their beneficial and harmful effect. अद्रावेवता आल्सो रेफर टू क्रीमी, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्राचीन यानी कि पुराने जो भारतीय जो शब्द है जिसको पार्टिकुलरली वेदास से लिया गया है, जिससे कुछ वर्ड है क्रीमी, ठीक है। तो क्रीमी का मतलब होता है कि अलग छोटे, ठीक है, नहीं बिल्कुल अलग अलग छोटे जो दृश्य होते हैं जो दिखाई देते हैं, और अदृश्य का मतलब होता है इनविजिबल, ठीक है।
देखिए दृश्य मतलब विजिबल, अदृश्य का मतलब इनविजिबल। उसी तरह से कुछ अदर भी जो वैदिक टेक्स्ट है मीनिंग है जिसका बहुत ही बेनिफिशियल है, लाभकारी और जो हार्मफुल जो इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग है। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये शब्द जो लिए गए हैं कहाँ से जो लिए गए, इसकी इंग्लिश में क्या मीनिंग है। तो इफ यू लुक अराउंड केयरफुली, अगर आपने सावधानी पूर्वक अपने चारों तरफ देखा है, तो यू माइट सी डिक्लाइनिंग प्लांट एंड फॉलन लीव्स स्टोर इन ए कंटेनर एंड लाइंग इन द गार्डन। तो आपने जो गिरती हुई पौधों की जो पत्तियां है वो एक कंटेनर के अंदर आप स्टोर कर लेते हो, और लाइनिंग इन द गार्डन, और गार्डन के अंदर जो गिरी होती है, डिसपियर आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द सराउंडिंग, जो कुछ समय बाद जो क्या होती है हमारे जो हम देखते हैं वो गायब हो जाती है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन एंड टर्न इनटू सिंपलर सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सोइल एंड हेल्प प्लांट ग्रो फास्ट बेटर। और ये न्यूट्रिएंट्स जो सोइल्स के अंदर जाके प्लांट को अच्छे से ग्रो करते हैं, उगाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो डिकम्पोज बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या है, एक जो मरे हुए जो जीव को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, गला सड़ा देते हैं। सो माइक्रोज हेल्प रिसाइकल द वेस्ट। तो इसलिए जो माइक्रोज होते हैं वो वेस्टेज को रिसाइकल करने में मदद करते हैं। रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट इन नेचर, और इसके साथ ही ये प्रकृति के अंदर जो इम्पोर्ट महत्वपूर्ण जो न्यूट्रेंट होते हैं वो भी वापस देते हैं। तो मैन्योर फॉर्मेशन अकर से ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। जो मैन्योर है, खाद है, वो किससे बनती है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर यानी कि एक सामान्य ताप पर, और उसका अप्रोक्सीमेटली यानी कि जो भी उसको चाहिए वो उसको जो नमी मिलती रहती है उससे फिर वो खाद बन जाती है। इस नोट इज इंटरेस्टिंग, यह कोई रोचक बात नहीं है, बाय नाउ, लेकिन अब यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट बैक्टीरिया एंड सम फंगी आर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। कि किस तरह से जो बैक्टीरिया, जीवाणु और जो कवक है, जो सूक्ष्म जीव है, ये किस तरह से हमारे जो जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एंड गैस, और गैस करो कि वट क्या, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया आल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डग। कि किस तरह जो जीवाणु है वो मददगार है, जो एनिमल का जो वेस्ट यानी कि गोबर है, जो डग है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। एक्टिविटी फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 है कि एक्टिविटी 2.7 के अंदर कैन ऑल्सो इन्फर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ बट आल्सो क्लीन अवर एनवायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। कि एक्टिविटी 2.7 से हम देखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केवल पौधों की वृद्धि में ही मदद नहीं करते, बल्कि हमारा जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, उसके भी जो वेस्ट होते हैं ब्रेक डाउन करके उनको और वातावरण को साफ करते हैं। नाउ अब थिंक व्हाट वुड बी हैपन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एक्सिस्ट ऑन अर्थ। तो अब सोचो अगर अर्थ के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो क्या होता। ए स्टेप फर्दर कि माइक्रोज एज ए सोर्स ऑफ बायोगैस। जो माइक्रोब्स है वो एक बायोगैस का स्रोत है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी लिव्स इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट। जो फ्री एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन के साथ में ये रहते हैं। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर एबिलिटी होती है डिकम्पोज करने की, कि प्लांट को और एनिमल के जो वेस्टेज होते हैं उसमें एनवायरमेंट के अंदर, जो हाउस होल्ड जो वेस्ट वाटर के अंदर भी। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान दे रिलीज मिक्सचर द गैस, ये कुछ गैस रिलीज करते हैं कंटेन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ द अनदर गैस मीथेन, और इसके साथ ही जो दूसरी गैस होती है मीथेन। दिस गैस हैज बीन यूज ए फ्यूल सोर्स, और यही जो गैस होती है इसका प्रयोग जो ईंधन के स्रोत के रूप में किया जाता है। कुकिंग, खाना पकाने में, हीटिंग, गर्म करने के, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और बिजली बनाने के लिए, एंड इवन रन व्हीकल, और इसके साथ ही व्हीकल को चलाने के लिए भी। बी ए साइंटिस्ट यानी कि एक साइंटिस्ट है डॉक्टर आनंदा मोहन चकर भारतीय, 1938 से 2020 यानी कि 1938 में इसका जन्म हुआ, 2020 में मर गया। वाज ए साइंटिस्ट हु स्टडी बैक्टीरिया, एक साइंटिस्ट था जिसने बैक्टीरिया की स्टडी की। इन 1971 1971 में ही डेवलप्ड ए स्पेसिफिक बैक्टीरियम दैट कुड ब्रेक डाउन सोयल स्पिल सॉरी ऑयल स्पिल्स helping to clean the environment। जो डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती थे, उन्होंने वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु का यानी कि अध्ययन किया था,
1971 के अंदर उन्होंने डेवलप किया था एक बैक्टीरिया, ठीक है। एक बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि जो तेल रिसाव को भी विघटित कर सकता है, ठीक है। तेल रिसाव को भी, जो तेल जो रिसता है, तेल स्पिल होता है, उसको भी वो विघटित कर सकता है। और उनकी खोज को 1980 में एक पेटेंट भी प्राप्त हुआ, यानी कि 1980 के अंदर उसकी जो खोज की उसको पेटेंट दिया गया। पेटेंट मतलब कि किसी भी व्यक्ति को जो दिया जाता है तो उसका एक कॉपीराइट होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसकी खोज की नकल या जो उपयोग या बिक्री नहीं कर सकता, ठीक है, विदाउट इज परमिशन, उसकी परमिशन के बगैर। तो उसने, जो साइंटिस्ट था, उसने यह दिखाया है कि जो प्रदूषण जैसी जो पर्यावरण जो समस्या, यानी कि एनवायरमेंट जो प्रॉब्लम है, लाइक पोल्यूशन, पोल्यूशन जैसी, तो उसके समाधान के लिए भी सूक्ष्म जीव का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्हें विज्ञान में इसके योगदान और सूक्ष्म जीव का प्रयोग के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए याद किया जाता है। और आपके विचार, तो व्हाट आर अदर प्रॉब्लम्स, तो दूसरी क्या जो समस्या है, विच यू थिंक, आप क्या सोचते हो, कैन बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या तो क्या इन समस्याओं का हल हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कर सकते हैं, कि किया जा सकता है, ठीक है। तो हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन आवर किचन, तो सूक्ष्म जीवों की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसका हमारे रसोई घर में किस प्रकार से सहायता होती है, किस प्रकार से वो सहायक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, की सूक्ष्म जीव और खाना। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द किचन, तो किचन के अंदर एक एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करेंगे, इसके थ्रू हम देखते हैं। तो टेक टू बाउल, आपको दो बाउल लेनी है, ए और बी। तो एक बाउल के अंदर, प्रत्येक बाउल के अंदर आपको 200 ग्राम आटा लेना है, ठीक है, मैदा या आटा। और ऐड ए पिंच ऑफ शुगर, और उसके अंदर आपको एक पिंच यानी कि एक चुटकी जो शुगर डालनी है। नाउ इन ए बाउल ए, अब बाउल ए के अंदर आपको कुछ अमाउंट के अंदर यीस्ट पाउडर लेना है, एंड मिक्स विद वेल इन द फ्लोर, और आटे के साथ इसको मिक्स कर देना है। बाउल बी के अंदर डू नॉट ऐड एनी यीस्ट, बी के अंदर आपको कोई भी यीस्ट ऐड नहीं करता। सो वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द टू बाउल्स, अब हम दोनों बाउल्स को कंपेयर करेंगे। knead the floor of the two bowls with warm water to make soft डग, अब हम जो दोनों बाउल के अंदर गर्म पानी डालकर और एक सॉफ्ट डग करेंगे, ठीक है, यानी कि आटे को हम उसको जो डाला है उसको गूंथेंगे, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। दोनों बाउल के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, ए और बी है। तब दोनों के अंदर पानी डाल के गूंथना है, और कवर द डग, अब डग को कवर कर देना है विद द डैम्प क्लॉथ, यानी कि किसी कपड़े से, एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस, ठीक है। अब इसको आप किसी को गर्म जगह के अंदर आपको रख देना है, उन दोनों बाउल को, आटे को गूंथ कर और जो कवर करके उसको गर्म जगह पर आपको रख देना है। रखने के बाद डैम्प यानी कि आपको गीला कपड़े के साथ कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर ये गीले कपड़े के साथ कवर करना है, यानी कि जब नमी वाला कपड़ा हो। ऑब्जर्व बोथ द बाउल आफ्टर 4-5 आवर, 4-5 घंटे के बाद आपको जो ऑब्जर्व करना है। डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, तो क्या आपको इसकी जो वॉल्यूम है इसमें कोई परिवर्तन नजर आया। स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डग, क्या इसकी जो स्मेल है, यानी कि किस तरह की इसकी जो स्मेल थी वो कैसा है, क्या इसका जो टेक्सचर है, ठीक है, यानी कि इसकी बनावट में कोई बदलाव आया है, या उसकी जो गंध है उसमें कुछ महसूस हुआ। अगर नहीं तो आटे को कुछ देर और रखा रहने दो, अगर नहीं आया तो आपको आटे को कुछ देर के लिए और रख देना है। लीव द डग फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, यू नोटिस दैट द डग इन बाउल ए वेयर यीस्ट वाज एडेड दैट राइजिंग स्लाइटली बिकम fluffy and has a different smell compared to the duck needed without yeast। तो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि जहां पर आपने खमीर डाला था, यानी कि कटोरी ए के अंदर आपने जो खमीर डाला था, तो उसका आटा थोड़ा फूल गया है, और जो फूला हुआ है वो बिना खमीर वाले आटे की तुलना में उसकी गंध अलग है। ऐसा क्यों होता है, खमीर की क्या भूमिका है, और हमने आटे में चीनी और गर्म पानी जो है वो क्यों मिलाया, ठीक है। इसके अंदर तो यस्ट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो यस्ट है वो क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। इट बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी, और जो ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि फंगी, यानी कि फंगी वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट ग्रो वेल इन द वार्म कंडीशन, जो यीस्ट है वो गर्म
कंडीशन के अंदर यानी कि परिस्थिति में अच्छी तरह से पनपता है। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस इज एनिमल, जो आपको याद होगा जो चैप्टर लाइफ प्रोसेस एनिमल वाले में ग्रेड 7 में आपने जो पढ़ा था, तो लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट आल्सो रेस्पायर एंड ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। कि यीस्ट है वो श्वसन करता है और भोजन को तोड़कर अपनी वृद्धि और जीवन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुक्त करता है, और इस प्रकार के दौरान वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, और विच फॉर्म बबल्स, और बबल्स बनाते हैं, मेक्स द डग सॉफ्ट एंड फ्लफी, और इसके साथ ही जो है वो डग्स को सॉफ्ट बना देता है आटे को, और उसके साथ थोड़ा सा उसके अंदर फ्लफी भी यानी कि सॉफ्ट, आपको मुलायम और फुला हुआ दिखाई देगा आटा। यीस्ट आल्सो प्रोवाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द अल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और उसके साथ ही जो यीस्ट है वो थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी बनाता है। ठीक है, यानी कि स्मॉल अमाउंट अल्कोहल ड्यूरिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में अल्कोहल भी बनाता है थोड़ी मात्रा में, जिससे आटे में एक अलग सी गंध आती है। यीस्ट के इस विशेष गुण का उपयोग जो ब्रेड केक आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि दिस स्पेशल प्रॉपर्टी यीस्ट इज यूज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड केक एंड मोर, और कुछ अदर। In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus, यानी कि इसके साथ ही जैसे कुछ अदर बैक्टीरिया है, ठीक है, यीस्ट के अलावा, जैसे लैक्टोबैसिलस हेल्प इडली फर्मेंटेशन टू बैटर टू मेक इडली एंड डोसा एंड डग फॉर मेकिंग भटूरा, कि जैसे इडली और डोसा बनाने के लिए, गोल और भटूरे बनाने के लिए आटे में क्यूइन में मदद करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी है आपकी यहाँ पर, लेट अस प्रिपेयर, तो इसके लिए तैयार होते हैं। तो टेक 2 स्मॉल ग्लास बाउल, आपको 2 छोटे कांच के जो कटोरियां लेनी है, 2, लेबल ए और बी, एक पे ए और बी लिख लेना है। प्योर ल्यू वार्म मिल्क इन द बाउल ए, आपको बाउल ए के अंदर जो प्योर जो दूध डाल लेना है, ठीक है, गर्म, और उसके साथ दूसरे के अंदर आपको कोल्ड मिल्क डालना है बाउल के अंदर, ठीक, बी में। नाउ ऐड सम स्पून ऑफ द कर्ड, अब इसके अंदर आपको 1 स्पून जो दही की डालनी है ईच बाउल, दोनों के अंदर, और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देना। ठीक है, कवर बोथ बाउल, दोनों बाउल को ढक देना कि बाउल ए इन द वार्म प्लेस एंड बी इन द कूल प्लेस, यानी कि बी वाली ठंडी जगह पर रखनी है, लाइक जैसे रेफ्रिजरेटर में रखोगे, और ए वाली आपको गर्म जगह पर रखनी है कुछ घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए। ऑब्जर्व द चेंज इन दिस ग्लास बाउल, राइट योर प्रिडिक्टेशन एंड ऑब्जर्व इन टेबल 2.4। तो आपको यहाँ पे जो ऑब्जर्व होगा या जो चेंज होगा वो आपको देखना है, और यहाँ पर जो आपको इसमें अंदर लिखना है कि बाउल ए में क्या हुआ, बी में जो क्या हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो दही जम जाए, तो आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि जो बाउल ए है उसके अंदर क्या है, जो मिल्क है वो दही बन गया, ठीक है, कुछ घंटों में, और खट्टा भी हो गया। वेयर इज बाउल बी, द मिल्क हैज नॉट कर्डलेट, लेकिन जो दूसरी बाउल है बी कटोरी, उसके अंदर दही नहीं बना। इट मे बी लिटिल श्योर, और वो बिल्कुल थोड़ा सा भी जो है कुछ खट्टा हुआ है, या फिर समझो कि खट्टा ना के बराबर है। डू यू नो, क्या आप जानोगे कि वाई दिस हैपन, ये क्यों हुआ। द कर्ड कंटेन सर्वल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो दही के अंदर कुछ प्रकार के जो बैक्टीरिया थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर, यानी कि जो मिल्क के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज, उसके ऊपर पनपते हैं और मल्टीपल्स, और फिर वहां पे वो पनप जाते हैं, यानी कि अच्छी तरह से और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड फर्मेंट द मिल्क टू फॉर्म कर्ड, और फिर वो दही को, दूध को दही बना देते हैं। इंस्टेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, और जिस तरह से जो लाइक यीस्ट, यीस्ट क्या प्रोड्यूस करती है, एल्कोहल, तो दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। विच मेक कर्ड श्योर, जो दही को खट्टा बना देता है, यानी कि खट्टा जो दही बनाते हैं। दीज बैक्टीरिया ग्रो, ये बैक्टीरिया अच्छे से जो उगते हैं, वेल इन द वार्म कंडीशन, जो गर्म स्थिति के अंदर, परिस्थिति में। दिस इज वाई, ये क्यों, क्योंकि कर्ड इज फॉर्म्ड इन बाउल ए बट नॉट इन बाउल बी, यही कारण है कि जो कर्ड है बाउल ए में बना जबकि बी में नहीं बना। We can categorize the microorganism into different categories such as protozoa, fungi and bacteria, some algae and more, some bacteria such as rhizobium। अब यहाँ पर जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं अलग अलग में, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, और कुछ जो एल्गी यानी कि शैवाल में, प्रोटोजोआ में, कवक में और जीवाणु में, और कुछ और भी। तो कुछ यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म द सोलन रीजन कॉल्ड नोडुल्स।
यानी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो नोडुल्स होती है लेग्यूम फैमिली वाले, लेग्यूम फैमिलीज जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम फैमिली प्लांट्स मीन्स यानी कि जिसमें पी, चना, दाल वगैरह वाले जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो फूले हुए यानी कि मैं फूला हुआ जो रीजन होता है, जो फूले हुए जो क्षेत्र रीजन होता है उसके अंदर जो भाग होता है यानी कि नोडुल्स, जो नोडुल्स है जिसको नोडुल्स बोलते हैं, स्वेलन रीजन प्लांट्स के अंदर जो नोडुल्स है उसके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, दे लाइव इन देंस शो। जैसा कि यहाँ पर आपका जो डायग्राम के अंदर जो दिखा रखा है, ये जो प्लांट है, ठीक है, तो इसकी जो नोडुल्स है, जो रूट के अंदर यहाँ पर नोडुल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। दे मेक इट यूजफुल टू द प्लांट, जो प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दे हेल्प इन द प्लांट ग्रो, जो पौधे को बढ़ाने में मदद करते हैं। एंड बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, बगैर किसी रासायनिक खाद के, उर्वरक के। दैट इज वाई फार्मर ग्रो लेग्यूम इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, दिस नेचुरली इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द सोयल एंड कीप इट द हेल्दी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। यानी कि क्यों, यही कारण है कि जिसके अंदर जो फार्मर है, किसान है, वो फसल को रोटेट यानी कि घुमाकर चक्रवात जो फसल उगाता है, कि एक बार लेग्यूम उसके बाद नेक्स्ट कोई दूसरी फसल क्यों उगाता है, क्योंकि ताकि इस फसल उगने के बाद ये क्या करती है, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को बढ़ा देती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो जिसमें जो नेक्स्ट जो फसल उगाता है तो वो अच्छी हेल्दी फसल उगती है। नेक्स्ट है अमेजिंग माइक्रो एल्गा टीनी हेल्पर इन वाटर। किस तरह से यानी कि जो सूक्ष्म जो एल्गा है वो पानी के लिए, पानी में जो मददगार है। माइक्रो एल्गा और माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रो एल्गा है वो एक माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि प्लांट है लाइक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट है जो एक ऑर्गेनिजम्स का यानी कि छोटा जो पौधा है, पौधे का रूप है। दैट लाइव इन द वाटर, सोयल, एयर एंड इवन ऑन ट्री, जो पानी में, मिट्टी में, हवा में, यहाँ तक कि पौधों में भी पाया, पेड़ पर पाया जाता है। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, जो फूड सनलाइट का प्रयोग करके अपना खाना बनाती है। वाइल डूइंग दिस, यही जब डूइंग दिस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन, जब ये करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि आधी अर्थ को लगभग ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा रिच होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड सर्व ए फूड सोर्स ऑफ मैनी एक्वेटिक एनिमल्स, और इसके साथ ही इसके अंदर जो फूड सोर्स, ये फूड यानी खाने का एक स्रोत होते हैं जलीय जीवों का। सम जैसे लाइक स्पाइरुलिना, स्पाइरुला का, क्लोरेला, ये जो एल्गी के नाम है, एंड डायटम्स, ठीक है, ये जो एल्गा है। आर आल्सो यूज बाय ह्यूमंस, जो मनुष्य द्वारा भी यूज किया जाता है। हेल्थ सप्लीमेंट यानी कि स्वास्थ्य सप्लीमेंट के अंदर, मेडिसिन दवाइयां बनाने के लिए। माइक्रो एल्गा आल्सो हेल्प इन द क्लीनिंग वाटर एंड आल्सो यूज टू मेक बायोफ्यूल, जो माइक्रो एल्गा होता है उसका प्रयोग वाटर को साफ करने के लिए और बायोफ्यूल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाउएवर, जबकि जो पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज की जो पोल्यूशन है वो प्रदूषण और जो क्लाइमेट है परिवर्तन हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर थ्रेटनिंग माइक्रो एल्गा डाइवर्सिटी एंड अबाउडेंस, की डिस्ट्रक्शन कर रहा है जो माइक्रो एल्गा। सॉरी, इसके अंदर बताना चाह रहा है कि जो पोल्यूशन और बदलती हुई जलवायु के कारण जो हमारी डाइवर्सिटी है और जो भी इसके अंदर उपस्थित है उन सबको ये डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि एक तरह से बढ़ती हुई जो समस्या है। इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व दिस टीनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन अर्थ, तो इसलिए जरूरी है कि हम इस ऑर्गेनिजम्स को बचाएं, जो वातावरण को प्रोटेक्ट कर, वातावरण को बचा सके और जो ऑक्सीजन जो अर्थ के ऊपर बैलेंस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है एवर हेड ऑफ, यानी कि आपने सुना होगा कि स्पाइरुलिना इज ए माइक्रो एल्गा, स्पाइरुलिना एक माइक्रो एल्गा है, इज कॉल्ड ए सुपर फूड, जिसको सुपर फूड कहा जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि इसका जो हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है, ये हेल्थ में बेनिफिट है। स्पाइरुलिना इज ए ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, जो स्पाइरुलिना है वो विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है, विच इज एसेंशियल फॉर अवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। इट हैज ए लॉट ऑफ पोर्शन, लॉट ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर, यानी कि हमारी जो बॉडी के 60% वेट से ज़्यादा और एक स्मॉल यानी कि कुछ अमाउंट के अंदर जो फैट और जो चीनी है उससे बहुत कम होती है। नाउ डे, आजकल फार्मिंग ऑफ स्पाइरुलिना बिकम इज ए फैसिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी,
जो स्पाइरुलिना की जो खेती है एक व्यवहारिक आजीविका अवसर बनती जा रही है। तो यू कैन ग्रो स्पाइरुलिना इजिली बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। तो आप इन स्टेप के द्वारा जो स्पाइरुलिना की खेती का पालन कर सकते हो, इनकी स्पाइरुलिना उगा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए सेट ए क्लीन ग्लास टैंक इन ए ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। आपको एक जो क्लीन जो कांच के टैंक को लेना है और उसको जो सीधे सूर्य का प्रकाश ना गिरे, इसलिए उसको आपसे दूर रखना है। अब आपको इसको जो कवर कर देना है टैंक को, और जो इसके ऊपर एक जो शेड यानी कि छाया जाल से आप इसको ढक देना है। और कीप द टैंक ए प्लेस वेयर मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन। और आपको टैंक को एक मध्यम तापमान वाली जगह पर रख देना है। ठीक है, अब टैंक में आपको तालाब से पानी भरना है, और तालाब से पानी भरने के बाद आपको इसमें कुछ जो लिविंग स्पेर लेना है वो आपको इसमें कलेक्ट करके पॉन्ड से डाल देनी है। अब आपको जो स्टायर द ग्रोविंग स्पिरुलिटीज ए डे, यानी कि 2 सप्ताह में आपको एक बार इसको जो हिलाना है, जैसे स्पिरुलिना इसके अंदर जो ग्रो करे यानी कि बढ़े उगे यहाँ पे। तो आफ्टर 3-6 वीक यानी कि 3 से 6 सप्ताह के बाद स्पिरुलिना में भी हार्वेस्टेड, जो स्पिरुलिना है वो आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि स्पिरुलिना को कपड़े से छान कर, जिससे आपको सही लगे उस फाइन कपड़े से जो टैंक में से इसको छान कर ले सकते हो। तो कन्वर्जेशन ऑफ माइक्रो एल्गिया इज ए गुड प्रैक्टिस फॉर ensuring फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। तो जो खाद्य सुरक्षा और आजीविका विकास सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का संरक्षण एक सबसे अच्छा अभ्यास है। नेक्स्ट है, वाई इज सेल कंसिडर्ड टू बी ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि जो सेल को क्यों जो आधार इकाई कहा गया है जीवन की। तो द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए टीनी बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड सेल्स। हमें पता है जो जीव जितने भी सजीव जीव है उन सबकी जो शरीर है वो एक छोटे जो बिल्डिंग ब्लॉक से बनी हुई जिसे सेल कहा गया है। तो उसके अंदर जो कुछ सिंगल सेल कंटेन वेरियस कंपोनेंट दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शन। कि जो एक को सिंगल जो एकल कोशिकाएं होती है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को जो अलग अलग कार्य करने के लिए परफॉर्म करती है। द बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ द मैनी सेल्स। अब कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसके अंदर एक और एक से ज्यादा जो बहुत कई सेल्स होती है, तो देर आर फोर दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर, इसलिए इसको जो मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है, इनकी बहुकोषीय जीव कहेंगे जिसमें मैनी सेल्स प्रेजेंट होगी जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी जो सेल्स होती है जो कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन इन इंडिविजुअली, कि उसके भी जो अलग अलग जो तरह से फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं विशेष, बट लेकिन ऑल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन ये आपस में एक दूसरे को सहयोग करती है, कोऑपरेट करती है, ताकि इसके जो सर्वाइवल जो जीवन है इसका और ज्यादा बढ़ सके। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो सूक्ष्म जीव है सच जैसे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, जो केवल एक सेल से बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, इनको यूनिसेलुलर कहेंगे, इनकी सिंगल सेल organisms है ये। they are carry out of all the function necessary for their survival in a single cells। ये जो भी है इन सब के जो फंक्शन है, कार्य है, बहुत ही आवश्यक है सिंगल सेल का जो सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जीवन इसका जो व्यापक करने के लिए। अदर माइक्रोब्स यानी कि कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं दूसरे जो सूक्ष्म होते हैं जैसे एल्गी और फंगी, ये मेड अप ऑफ मोर वन और मोर सेल, जो एक और एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यीस्ट, यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है। जबकि जो मोल्ड है वो भी एक फंगस है, लेकिन ये क्या है, एक मल्टी सेलुलर फंगस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बैक्टीरियल सेल का डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर, तो यहाँ पर इसमें क्या है, न्यूक्लियेट रीजन जो प्रेजेंट है के अंदर। तो लाइक एनिमल्स एंड प्लांट सेल, जो जिस तरह से एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आर सराउंडेड बाय ये सेल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर भी जो सराउंडेड होती है सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। जो सेल होती है फंगी की एडिशनल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना नहीं बना सकती थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए वेल डेफिनिश न्यूक्लियस, इसके अंदर बैक्टीरिया में अच्छे से जो न्यूक्लियस नहीं उपस्थित होता। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंस्टेंट जबकि दे हैव ए न्यूक्लियर, न्यूक्लियर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दिस फीचर डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द सेल ऑफ यीस्ट प्रोटोजोआ एल्गी फंगी प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन ये जो फीचर हैं इसके जो, यानी कि ये जो इसके जो गुण है इसके अंदर, ये सारे जो यीस्ट प्रोटोजोआ एल्गी फंगी और प्लांट्स और एनिमल्स है इन सबको अलग करते हैं।
वी हैव ओनली लुक्ड ए फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर एयर, हमने यहाँ पर कुछ ही जो कोशिका की जो संरचना देखी है, कुछ ही जो बेसिक है। द सेल हैव अदर कंपोनेंट, सेल के कुछ अदर भी कंपोनेंट होते हैं जो हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो फॉर ऑब्जर्विंग सब सेल्स कंपोनेंट, तो हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया सब सेल कंपोनेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए, अवलोकन के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी हाई मैग्निफिकेशन के अंदर, ठीक है, यानी कि ज़्यादा जो पावरता के साथ। तो एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो एक इलेक्ट्रॉन का माइक्रोस्कोप होता है, मैग्नीफाई सेल अबाउट 10 लाख, जिसके अंदर जो सेल्स होती है लगभग 10 लाख टाइम्स, यानी कि गुना उसके अंदर ज़्यादा होती है। वाई वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए सेल, तो हमें वेयर वी कैन, तो हम कहाँ से ज़्यादा जो सेल के स्ट्रक्चर देख सकते हैं बाय नाउ। लेकिन अब यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट all livings being include micro organisms are made up of one or more cell, तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी जो लिविंग सेल्स ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वो भी सेल से बने होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो देयर सेल डिफरेंशियाई, जो इनकी सेल्स होती है, कोशिका होती है, वो इनको अलग करती है साइज, शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर। प्लांट एंड एनिमल सेल आल्सो हैव सेम डिफरेंस, जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं इसके अंदर कुछ जो अंतर है। अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस हेल्प अस लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली, और यही जो हमें समझाते हैं जो इसके कि किस तरह से हम समझा कि किस तरह से जो जीवों का जो कार्य है वो भी अलग अलग है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाभ के बारे में। हाउएवर, जबकि देर आर सम माइक्रोब्स, इनके कुछ जो सूक्ष्म होते हैं, दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन, कि पौधों में, जीवों, जंतुओं में और मनुष्य में बीमारी का भी कारण है। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दी डिजीज, इस के बारे में हम, इनकी इन बीमारियों के बारे में, काज बाई माइक्रोज इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो माइक्रोज के कारण होती है हम अगली चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।